अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर हम म्यूजिक की बात करें, स्पेसिफिकली प्रोग्रेसिव रॉक की बात करें, तो हमारे पास एक ही नाम हाईलाइट होता है। आप लोग यकीनन गेस कर चुके होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फराज अनवर साहब, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक नई एल्बम लॉन्च की है। अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कहिए, गर्मी एंजॉय हो रही है? गर्मी तो ऐसी एंजॉय हो रही है कि पहले कभी नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। मैंने देखा कि आपकी नई एल्बम आई है एंड आई जस्ट रीच यू अप, और हमने कहा इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि किस हवाले से है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। मेरी एल्बम जो दो लास्ट आई थी, वो एक एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू थी, एक मिज़राब की एल्बम थी, मादिगाल मुस्तकिल। वो 2004 में आई थी, और उसके बाद कोई ऐसा चांस हम बना नहीं कि मैं दूसरी एल्बम रिलीज करता, तो मैं मुसलसल म्यूजिक बना रहा था। तो बेसिकली इस एल्बम को रिलीज करने का मकसद ये था, और पुराने गाने भी डालने का ये मकसद था कि जो भी आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं गानों के साथ, आप अपने फैंस को साथ लेके चलें। तो इतना टाइम जो गुजर गया, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो बीच में से मिस कर जाएं वो टाइम। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ही साथ चलें। तो वो इसलिए पुराने गाने भी इसमें रखे थे, उनको दोबारा रिप्रोड्यूस किया था, कुछ में ड्रम साउंड चेंज की, कुछ में कुछ और चीजें चेंज की। लेकिन जो पुराने गाने थे उसमें ज्यादा कुछ मैंने इतना नहीं किया, बस उसको तो सिर्फ रीमिक्स दोबारा किया था। अगर मैं चेंजेस कर देता तो फिर इस टाइम का हो जाता, तो वो मुझे करना नहीं था। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। लाइक व्हेन आई वाज अ किड एज वेल, तो मैंने एक गाना सुना था जिसका टाइटल था अकेला। So I believe that was your first song. यार वो फर्स्ट सॉन्ग इस तरह था कि मैं 9th क्लास में होता था, स्कूल में था मैं, सेंट एंड्रयूज में। और उस स्कूल में हमारे शहजाद रॉय भी होता था, 1 साल जूनियर था मुझसे। तो अच्छा। मेरी जो पहली मुझे बजाते हुए कोई थोड़ा ही टाइम हुआ था, मेरे ख्याल में कोई 5-6 महीने या 7 महीने ऐसे हुए होंगे। तो उस टाइम में मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया था, और उसको सीक्वेंस किया था, इम्मू ने सीक्वेंस किया था। और मतलब जितनी भी मुझे 3 ही स्केल्स आते थे उस वक्त, और वो 2-3 स्केल्स के अंदर मैंने सोलो भी बजा दिया था, और वो सारी चीजें उस वक्त कर दी थी। तो वो बस 9 क्लास के बच्चे के हिसाब से जो जितना होता है उसके हिसाब से तो वो अच्छा गाना है। लेकिन मैं अब अगर सोचता हूँ तो लोग मुझसे काफी कहते हैं कि वो गाना आप दोबारा रीडू करें, लेकिन वो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो काफी अमेचर टाइप का था, तो इस वजह से। अरे आप उसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आज भी ऐसे गिटारिस्ट हैं 3 स्केल पे गाने बजा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो स्केल्स की बात नहीं कर रहा मैं। वो मतलब वो कॉम्पोजिशन मेरे ख्याल में काफी इनोसेंट सी है, लेकिन ये कि that's a cute song, yes, that is a cute song. हाँ, लेकिन वो अब जो मेरी एज हो गई है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो जिन लोगों ने सुना हुआ ठीक है, वो दोबारा भी वो सुन सकते हैं जो हुआ हुआ है। Because अगर मैं अपनी बात करूँ तो I can relate back to that time. तो वो जब बात कर रहे हैं कि उस गाने की साउंड उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, तो I do agree with you on that. बिल्कुल उसको चेंज नहीं करना चाहिए। चेंज करने से वो टाइम जो उसमें लगा होता है और उस टाइम की जो फील होती है ना, वो इमोशंस गायब हो जाते हैं उसमें से। अगर मैं कुछ भी इसमें नया करूंगा तो वो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो वो इसीलिए मैंने फिर पुराने गानों को ज्यादा टच नहीं किया। मैंने कहा यार इसको रहने दो जिस तरह है, क्योंकि हर टाइम का एक अपना साउंड होता है। हर जो 10 साल की एक डेकेड होती है उसका एक अपना साउंड होता है, और वो साउंड वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छे बैंड्स जो हैं वो नहीं कर पाते, जैसे व्हाइट स्नेक टाइप का बैंड है, उन्होंने दोबारा जब रियूनियन हुआ सारी चीजें की, लेकिन वो उस तरह के गाने नहीं दे पाए जो उस टाइम में हुए थे। इज दिस लव हो गया, या स्टिल ऑफ द नाइट हो गया, वो जो गाने। बिल्कुल सही बात है। तो अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि अकेला के बाद फिर आपने, लाइक दैट वाज योर फर्स्ट सोलो सॉन्ग आई बिलीव। अकेला के बाद मैं अकेला ही रह गया। हाँ नहीं, वो तो देखिए ऐसे ही होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं। आई थिंक उसके बाद आपने कोलैज फॉर्म किया था। नहीं, कोलाज में एक्चुअली कोलाज की स्टोरी ये है कि मैं एक स्टूडियो होता था यहाँ पे गुलशन इकबाल में, आमिर हसन स्टूडियो। तो वहाँ पे काफी बैंड्स ही आया करते थे। जुनून ने भी वहाँ पे कुछ गाने रिकॉर्ड किए, आवाज नहीं किए, काफी सारे बैंड्स वहाँ पे करते थे। तो उस टाइम में मैंने भी फिर वहाँ पे काफी रिकॉर्ड किया, और काफी जो मेन मेरा वो था, वो सारी वहीं से एक्सपीरियंस जो बना गिटार प्लेइंग का, सेशंस बजा के। वहाँ पे जवाद आता था, नवीद भी आता था। तो ये लोग एल्बम रिकॉर्ड करते थे, मैं इनके लिए सेशंस बजा रहा था। उस एल्बम में मैंने कोई काम नहीं किया, सिवाय एक गाना था, उसका नाम मुझे याद नहीं है,
उसमें मेरी थोड़ी इनपुट थी, बाकी जो टोटली जो कंपोज किया था, अरेंज किया था, वो जवाद ने किया था, जो कीबोर्डिस्ट है उसके। तो वो मैं सेशंस बजा चुका था और मैं उस टाइम में फखर आलम के साथ बजाता था। इन लोगों ने कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो और हमारे साथ वीडियोस में आ जाओ। तो गिटार तो मैंने ही बजाया था, तो फिर वीडियोस के अंदर उस तरह मैं इनको ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वैसे म्यूजिकली अगर देखा जाए तो गिटार वर्क के अलावा और मेरा कोई उसमें इतना कॉम्पोजिशन में हाथ नहीं था। उस एल्बम में मेरा जो पर्सनल फेवरेट था वो आवारा था। हाँ, उसमें वो जो इंट्रो था एक श्रेडिंग वाला, जी 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 तो जवाद और मैंने डबल किया हुआ था वो जो रन था। अच्छा, राइट। तो उसके बाद फिर आप मिज़राब की तरफ मूव हुए आई बिलीव? नहीं, उसके बाद काफी टाइम में सेशंस बजाता रहा। 90s तो मेरे ख्याल में पूरा मेरे सेशन प्लेइंग के अंदर ही निकला। स्टूडियो सेशंस बजाए, निज़ार भाई के यहाँ बजाए, आमिर हसन के यहाँ काफी सेशंस बजाए, बहुत लोगों के गाने किए। म्यूजिक चैनल चार्ट्स आता था उस जमाने में 90s के अंदर, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स जो हैं वो मैंने बजाए हुए होते थे, जिसपे लोग ऐड कर रहे होते थे, बहुत सारे गाने। उसके बाद फिर वो टाइम गुजरा तो 97 या 98 में शायद मिज़राब हमने बनाया। एक परकशन प्लेयर थे अख्तर कयूम, उनके साथ हमने वो किया, तो वो एल्बम आई। फिर वो एल्बम पता नहीं, मुझे साउंड कुछ सही नहीं लगती थी उसकी, अनफिनिश सी लगती थी, तो वो फिर मैंने दोबारा वो गाने पंछी वगैरह माजी हाल में किए। लेकिन 2000 के बाद जो है फिर मैंने ज्यादा इस पे फोकस करना शुरू कर दिया कि मेरा अपना बैंड होना चाहिए, क्योंकि मुझे सेशन प्लेइंग के बारे में नजर ये आना शुरू हो गया था कि ये सिंगर्स जो हैं काफी म्यूजिशियंस को जो है स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं, और यहाँ की जो आवाम है वो कभी भी जो है वो एक सेशन प्लेयर को अच्छी निगाह से नहीं देखती उस तरह, और आपकी आइडेंटिटी भी कोई नहीं बन पाती। मैं तो स्ट्रिंग्स में भी थोड़ा टाइम रह चुका हूँ, उनके साथ भी एक आध मैंने गाना किया था उसका वीडियो। जी के नींदें चुरा के न जाने तुम गई कहाँ मेरे वो भी किया, इन्होंने भी मुझे ऑफर किया, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे अपना बैंड जो है वो लेके जाना था, अपना म्यूजिक। क्योंकि म्यूजिक मैंने शुरू किया था, मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं अपना म्यूजिक बना सकूं, अपना म्यूजिक सुना सकूं, कि जो मैं हूँ और जो इनर फीलिंग है उसको मैं लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकूं। तो वो मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो और कोई जो है वो अपना, जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका अपना मकान होता है। जी आप फ्रीली घूम सकते हैं और चीजें कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी रह रहे होंगे तो वो किसी और के घर में, तो वो कभी भी आप फ्रीली नहीं घूम सकते। तो वो इसलिए फिर मैंने ये अपना बैंड बनाया, और उसमें बस हुआ ये कि जिस तरह हमने प्लान किया हुआ था वो चीजें हम शायद नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि सारी जितने भी बैंड मेंबर्स थे तो वो कोई ऐसे एलीट क्लास से तो थे नहीं। तो म्यूजिक बनाया और जो चीजें हम करना चाहते थे, जिस तरह आवाम को एक एक्सपीरियंस देना चाहते थे कि कॉन्सर्ट में आए और उनको एक एक्सपीरियंस हो, तो वो हो नहीं पाया। मेरे दिमाग में ये था कि कभी मैं कॉन्सर्ट करूंगा तो पिंक फ्लॉयड टाइप का कॉन्सर्ट करूंगा, जिसमें पीछे सारी चल रही होगी, गानों के हिसाब से इमेजेस चल रही होंगी, सारी चीजें हो रही होंगी, और साउंड सिस्टम इतना कोई अच्छा होगा। लेकिन वो बदकिस्मती से इतने साल गुजर गए, ना साउंड सही हुआ, ना लाइट सही हुई, और ना वो स्क्रीन सही हुई। क्या वजह है? व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे लगता है कि म्यूजिक अगर एज अ प्रोफेशन जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा हमारे रिलीजन के हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से, तो ये चीजें कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि ये शौकीन है, लेकिन हमारा तो प्रोफेशन है ना। मैं तो मेरे ख्याल में कोई 17-18 की एज से सेशंस बजा रहा था। मतलब मैंने जब अर्न करना शुरू किया था बहुत छोटा था उस वक्त के जमाने में। मतलब बाकी जब लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एंड यू वर वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स विद योर गिटार, तो वो क्या फीलिंग? मैं सोच नहीं रहा था। ये सोचना कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनने का सोच रहा हूँ या मैं डॉक्टर बनने का ये सोचना होता ही नहीं है। अगर ये सोचना होता तो पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। ये सोचना नहीं होता, ये आप ऑटोमेटिकली नेचुरली आप होते ही इस तरह है। आपको एक चीज जो है ना मैग्नेट की तरह खींच रही होती है।
अब वो म्यूजिक हो या आप डॉक्टर हो या आप कुछ भी हो, अगर आपके अंदर नेचुरली वो चीज नहीं है और आप जबरदस्ती पढ़ के और रट्टे मार के अपना एग्जाम पास कर रहे हैं, तो आप कभी भी उतने अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे जो एक नेचुरली जिसको शौक होता है और जो नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, नई नई चीजें पढ़ रहा होता है, नई नई रिसर्च को देख रहा होता है। तो ये इसी तरह म्यूजिक के अंदर भी है। मैंने तो अपनी स्कूल लाइफ के अंदर देखा कि मैं स्कूल लाइफ में जब था तो मुझे अपने जैसे लोग नहीं मिलते थे। तो मेरे लिए तो मेरी जो क्लासरूम थी ना उसके अंदर कभी भी कोई वैसा नहीं था। तो मैं हमेशा पूरी जिंदगी अपने दोस्त जो है वो ढूंढता रहता था कि शायद कोई मेरी तरह हो, जैसे वो मेरी तरह गाना था ना, एंड आई लव दैट सॉन्ग। मेरा सेकंड फेवरेट जो है वो गाना है आपका। मेरी तरह का जो मीनिंग है वो ये है कि मैं अक्सर ढूंढता रहता था क्लासरूम के अंदर कि कोई ऐसा हो, कोई स्कूल में हो जिससे आप दो बात कर सकें। हाँ। 40 साल का हो गया, अब तक नहीं मिला मेरी तरह। हाँ, बस यही बात है। तो वो इस वजह से जो है ना लोगों की समझ में भी नहीं आती फिर जो आप बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो आपकी जो पूरी दुनिया होती है वो क्लासरूम होती है और कैरेक्टर्स भी नहीं चेंज होते जिंदगी में। जो बड़े होते हैं वो वैसे ही बड़े हो जाते हैं। मतलब आप उनसे अगर कोई 20 साल 30 साल बाद में मिलेंगे ना तो वैसी बात कर रहे वैसे ही होंगे वो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो वो मेरे हिसाब से जो जिंदगी है ना वो क्लासरूम के अंदर होती है कि आपको कोई समझ नहीं रहा, आपके टीचर्स आपको नहीं समझ रहे, जो स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हैं वो भी नहीं समझ रहे, माँ बाप को समझाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है आपको कि इंग्लिश मामसी में माँ बाप को कह रहा हूँ कि मुझे पसंद है, तो बोलेंगे भाई अच्छा है तुम्हें पसंद है लेकिन हम क्या करें। तो मतलब इस तरह फिर पूरा माहौल आप देखें तो वो इसी तरह ही है। मुझे कोई फर्क नहीं लगता कि मैं क्लासरूम में हूँ या मैं आज 44 का हो जाऊंगा 15 जुलाई को, तो मुझे इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। सब एक जैसा ही है, सब एक जैसे लोग हैं, वही बातें करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्लासरूम कब छोड़े फिर आपने? स्कूल के बाद मैं फर्स्ट ग्रेड के बाद मैं छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा ये था कि जिस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा वो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो आप नेचुरली हैं वो आप नेचुरली हैं। दो किस्म के लोग होते हैं मेरे हिसाब से, एक तो जो रिसर्च करते हैं और बुक लिखते हैं और दूसरे पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैं उसमें पढ़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं उस क्राउड में से नहीं हूँ जो पढ़ते हैं बैठ के, कि किसी की सोच के ऊपर वो अपनी सोच बना के बैठ जाते हैं और फिर 10 लोगों के अंदर वो उसका रेफरेंस देते हैं और अपने आप को दानिश्वर साबित करते हैं। हाँ, दानिश्वर साबित करते हैं। आपको अपने पाथ पे खुद चलना पड़ता है, मतलब वो आपको कोई बता नहीं सकता। मिज़राब के जमाने में आपका एक गाना था आग, वो भी मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से है। और फिर उसके बाद आपकी साउंड में जब उजालों में आया तो आपकी म्यूजिक साउंड के अंदर एक ड्रास्टिक डिफरेंस सुनने में आया। तो वो किस हवाले से था? वाज इट इंटेंशनल या एक्सपेरिमेंटली हो गया? ये मेरे नजदीक म्यूजिक जो है ना वो म्यूजिक है। तो जितना टाइम मैंने म्यूजिक सुना और जितना भी म्यूजिक सुना और हर किस्म का सुना, मतलब मैंने टेक्नो भी सुना है, पेट शॉप बॉयज, मैंने आहा भी सुना है, मैंने रश भी सुना है, मैंने कैंसस भी सुना है, मैंने जैज म्यूजिक भी सुना है, मैंने जैज फ्यूजन भी सुना है, सारी चीजें सुनी है। लेकिन उनके मुझे जो बेस्ट मोमेंट लगते थे और जो बेस्ट उनकी फील थी सेक्शंस के अंदर, वो मुझे कैप्चर करनी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब मैं कोई गाना सुनता था, जैसे बॉन जोवी का कोई फॉर इंस्टेंस मैंने गाना ले लिया, उसमें कोई एक पॉइंट होता था जहाँ पे आपको गूज बम्प्स मिलते थे या तो आपको रोंगटे खड़े होते थे। लेकिन जैसे वो पार्ट खत्म होता था तो एक फिर आपको नहीं मिलता था वो। तो वो जो पूरा फ्लेवर था ना, वो मैं चाहता था कि मैं अपने म्यूजिक के अंदर उस तरह की चीजें करूँ जो मुझे पसंद है। उजालों में जो आपने कहा ना कि साउंड डिफरेंट थी, वो इस वजह से डिफरेंट है कि मैंने बचपन में आहा, एयर सप्लाई, ये सारा म्यूजिक सुना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं भी सुना होगा क्योंकि अब तो ये जनरेशन ऐसी है, इनको पता भी नहीं होगा ये कौन
से आपका फिर यूके जाना हुआ था आई बिलीव, आज म्यूजिक पढ़ने ही गए थे आप? जी जी। तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे क्या देखने को मिला? मैं असल में हुआ ये कि 1996 में जब मैं छोटा था काफी, उस टाइम में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी बर्कली से। तो उस टाइम में मैं फाइनेंशियली इतना, क्योंकि छोटा था तो मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं थी, और ना यहाँ की गवर्नमेंट, कभी ऐसे लोग होते हैं बेचारे बच्चे जो आर्टिस्ट टाइप के होते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। तो मेरा हमेशा दिल था कि उन्होंने $2000 सेमेस्टर मुझे दिया था बर्कली वालों ने, और मैं चाहता था कि मैं जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। तो फिर बाद में जब इतना टाइम गुजर गया तो मैंने 2009 में पैसे जब जमा हुए, अपनी गाड़ी बेची और ये सारी चीजें बेच बाज के जो है ना, फिर मैं वहां पे गया कि सिर्फ ये करने के लिए कि जिंदगी में ये चीज रह ना जाए, कि आप एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, क्योंकि जिंदगी आपको मिली, आप इसलिए थोड़ी मिली कि आप बैठ के सोचते रहेंगे पैसे कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे। आप उसके लिए जाएं, मतलब आपको एक्सपीरियंस करना, आपको बिल्कुल करना चाहिए एक्सपीरियंस। तो वो मैं गया कि मैंने 1 साल में वहां पे रहा, बल्कि बड़ा मुश्किल काम था, मेरी फैमिली इधर थी, मतलब उस वक्त मैं मैरिड था। जी जी जी। तो वहां पे क्या देखने को मिला, मतलब वाज देयर अ डिफरेंस इन देयर म्यूजिक अप्रोच? वहां पे बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, इस तरह कि इंसान के बारे में जितना देखने को मिला ना, वो वहां पे बहुत मिला, क्योंकि वो निहायत ही कोई डिस्क्रिमिनेशन है वहां पे। राइट। यूके, अब ये आजकल मैं न्यूज में देख रहा हूँ कि वाकई वहाँ यूके में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो वो हुआ इस वजह से है क्योंकि वहां पे जो है डिस्क्रिमिनेशन है, और स्पेशली पाकिस्तानी इसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैंने एक वहां पे लाइनअप भी बनाई थी, और एक आध दफा मैंने एक जगह परफॉर्म भी किया था किसी बार के अंदर। स्कूल का ही कुछ प्रोजेक्ट था वो, तो हमने लाइव परफॉर्मेंस दी थी वहां पे। तो वो वहां पे मैंने आहा का टेक ऑन मी जो है उसको रॉक वर्जन बनाया था और वहां पे बोल किया था। तो जब मैंने स्टार्ट ही किया तो वो पूरे बार में लोग जो है ना मुझे मुड़ के देखना शुरू हो गए, क्योंकि मैं हमेशा इंट्रो में बजा रहा हूँ। तो फिर क्लास टीचर आ गया, उसने कहा तुम क्यों बजा रहे हो, नहीं बजाओगे। एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि वो क्लास में मैं था, तो वो क्लास टीचर ने मुझसे कहा कि तुम ऑल्टरनेट पिकिंग करके दिखाओ। तो सबसे लास्ट में मुझसे उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट पिकिंग करो। एक स्टाइलिश पिक होती है उसके साथ, तो वो मैंने श्रेड कर दिया उससे पकड़ के। अब वो टीचर जो है वो 5-10 मिनट के लिए गायब भी हो गया ना दिमागी तौर पे, और उसके बाद वो फिर अपनी रन्स बजा रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मेरी टेक्निक, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ अपनी टेक्निक पे। तो उसके बाद से फिर वो थोड़ा सा जो है ना मुझसे रूड होना शुरू हो गया। मैं अभी 2018 में अमेरिका गया था, तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेजॉरिटी लोग, मतलब यूके अमेरिका जो है बहुत अलग है यूके से। मतलब वो वाली मैंने देखा नहीं, मैं 5 महीने वहां पे रहा हूँ, लेकिन मैंने वो उस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लोग अच्छे हैं वहाँ के, लेकिन यूके में लोग जो है ना वो रिजर्व रहते हैं बहुत, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है। वो बोलेंगे ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो हमारी वाली सोच ना, हम भी इस तरह ही सोचते हैं क्योंकि अंग्रेज रूल करके गए हैं ना हम पे। जी तो हमारी सोच जी जी, ये बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आपने कभी गिटार सीखा किसी से? मैंने शुरू में अदनान अफाक से सीखा, बेसिक उनसे किया था मैंने। उसके बाद फिर हमने जो है इंस्ट्रक्शनल वीडियो हमें मिला, अदनान के पास आया पॉल गिलबर्ट का, तो वो फिर मैंने वहां से सीखा। फिर अदनान और मैं साथ बहुत प्रैक्टिस करते थे पॉल गिलबर्ट की। उस टाइम में तो इंटरनेट था भी नहीं, तो आपको आपस में ही क्लोज रहते थे, तो आना जाना हम लोगों का बहुत था। पूरी रात हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे, ऑल्टरनेट पिकिंग की और चीजें भी करते थे। फिर जब आपने इसको एज ए प्रोफेशनल, एज ए करियर स्टार्ट किया, और फिर ऐसी बात है कि यू गॉट इनटू मैरिज एंड एवरीथिंग, तो उस वक्त कोई हर्डल नहीं आया कि भाई लड़का कमाता कितना है? भाई बात ये है कि ये बात उधर ही जाती है कि हमारी जब गवर्नमेंट ही नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करती, तो घर वालों ने क्या खाक हमें एक्सेप्ट करना है सर। तो मेरे फादर जो है खुद आर्टिस्ट हैं, मेरी अम्मी भी टीवी में काफी उन्होंने शुरू में जब ड्रामे होते थे उसमें किया, बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए वो न्यूज के लिए काम करती थी। तो एक्ट्रेस थी वो, काफी मशहूर अपने टाइम में, रेडियो पाकिस्तान जब था। और मेरे फादर जो हैं वो कार्टूनिस्ट भी थे और पेंटर भी थे।
लेकिन उन्होंने क्योंकि पूरी जिंदगी देखी हुई है ना, तो उनको पता है कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट का हाल क्या होता है, इसमें कोई फायदा नहीं। हाँ, तो इस वजह से शायद वो मुझे रोकते थे। लेकिन जो आर्ट वाली साइड थी, क्योंकि मैं सुनता सारा वेस्टर्न था, वो उनकी कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इस मास्टर में रह रहा हो तो जाहिर सी बात है वो कैसे समझेगा इस चीज के। जब बर्कली से स्कॉलरशिप मिली तो वहाँ उस पॉइंट पे जाके मेरे फादर ने कहा कि हाँ शायद इसके अंदर कुछ है। पूरी जिंदगी बस यही चलता रहा कि तुम कोई और काम कर लो, तुम कुछ और कर लो। मतलब उस स्टेज पे भी कि जब मैं कोक स्टूडियो कर चुका था और ये सारी चीजें सारे सबके साथ बजा चुका था, बाहर से फिनलैंड से भी एल्बम रिलीज हो चुकी थी, लेकिन ये सुनने को फिर भी है ना मुझे घर में मिलता था कि ये तुम जो है क्या करोगे। तो आप जो अपने रूम में बैठकर तो स्टूडियो में बैठ के म्यूजिक कर रहे होते हैं, तो वाइफ को और बच्चों का क्या रुझान होता है उसपे? कुछ नहीं होता वो। Do they participate with you? एलन होर्सवर्थ से भी किसी ने सवाल किया था कि आपके बच्चे आपका म्यूजिक सुनते हैं, तो वो कहता नहीं सुनते। तो मेरे बच्चे सुनते हैं म्यूजिक मेरा, लेकिन क्योंकि वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला भी चक्कर होता है, जब घर में ये हो रहा होता है तो उस घर में फिर उस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। मैंने तो ऐसे एनवायरनमेंट में सीखा था जिसमें और लिसनिंग भी की थी म्यूजिक की। इस सोसाइटी में रहते हुए आपने सारी चीजें की और एनवायरनमेंट में वो चीज पिक करी जो थी नहीं इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो आपको चीजें खुद पिक करनी होती हैं। वो मैं कह रहा हूँ ना कि नेचुरली आदमी ऐसा होता है, मतलब वो बन नहीं सकता। आपके बच्चे आर्ट से सुनने की हद तक हैं, सुनने की हद तक बिल्कुल हैं, म्यूजिक सुनते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जब वो किसी पॉइंट पे जाके, अभी छोटे भी हैं, जब किसी पॉइंट पे जाके बोलेंगे कि हेल्प चाहिए तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो अभी जो आपने एल्बम रिलीज की है, तो उसमें आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? पिया मेरे ख्याल में एक ऐसा गाना है, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो तो किया हुआ है, अमेरिका में कुछ शूट किया था मैंने वीडियो, लेकिन वो अभी कुछ और चीज़ उसमें शूट करनी है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट गाना है, क्योंकि मैंने आज तक गाना कभी ना ऐसा गाया था और ना ऐसा बजाया, मतलब बनाया था, क्योंकि वो हल्का सा ईस्टर्न क्लासिकल फ्लेवर है और काफी इंडियन टाइप का है, डिले गिटार्स और ये। तो मिज़राब की कभी भी साउंड या मेरे अपने भी गानों की कभी साउंड इस तरह की नहीं थी, क्योंकि जो दो गाने थे इस एल्बम के अंदर, एक पिया और एक दिन, जो मैंने शर्मिस्ता के साथ किया है, वो जो निकाल सिंगर होती थी, तो वो जो है वो दोनों गाने बड़े एक्सपेरिमेंटल हैं। मतलब एक दिन भी अगर आप देखें तो उसमें मेटल वाला भी एक है, एम्बिएंट भी है वो, और क्लासिकल भी है वो, तो काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर। ये जो ऑनलाइन वाला सिलसिला है कि पहले एल्बम रिलीज होती थी, ऑडियो टेप आता था, फिर सीडीज आने लगी, अब आपने भी एल्बम रिलीज किया है, अपना ऑनलाइन रिलीज किया है। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली, अगर तुम मेरे दिल से पूछोगे तो मैं तो भाई पक्का 80s और 90s का आदमी हूँ। मैंने बहुत कैसेट्स खरीदी, रिकॉर्ड आना चाहिए। हाँ, मैंने वाइनल भी थी मेरे पास, मैंने सीडीज भी बहुत सारी खरीदी हैं और हजारों रुपए की पता नहीं सीडीज खरीदी हैं, जो इधर उधर बांट दिए हैं और लोग ले गए और वापस नहीं किए हैं। लेकिन दुनिया जहाँ पे भी मैं जाता था मैं सीडीज खरीदता था। मेरी एक आदत है, क्योंकि मैं लिसनर हूँ, म्यूजिक लिसनर हूँ, मुझे चाहिए ओरिजिनल म्यूजिक। तो वो तो बुरा लगता है कि ऑनलाइन रिलीज करें, लेकिन अब करें क्या इसका, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे ना लेबल्स आए, कभी लेबल्स भी आए तो वो सदफ आ गया या साउंड मास्टर आ गया, जो ठेलों पे एम्प्रेस मार्केट में लगा के है ना, डुप्लीकेटर्स पे ठेलों पे बेचा करते थे, वो लेबल्स बन गए यार। मतलब एक मैं तो समझ में नहीं आता कि कोई एक चीज तो सही हो। मेरा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो मैं जब जाके फर्स्ट टाइम देखा पाकिस्तान से बाहर निकल के कि बराबर में क्या हो रहा है, तो बराबर में तो मैंने देखा कि वो तो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। मतलब उनके यहाँ आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट ऐसी की जाती है। मेरे कुछ इंडियन फैंस हैं, मुझे मिले भी यूके में जब मैं रहता था, वो ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं कि आप हैरान रह जाएं कि यार ये वाकई मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे पैरों को हाथ लगा रहा है ये, और अब मैं मना कर रहा हूँ उसको नहीं करो ये। कहता नहीं, हमारी रिस्पेक्ट का तरीका यही है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हम हर चीज को रिस्पेक्ट नहीं देते, वहां पे हर चीज को रिस्पेक्ट दी जाती है। और म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, आप उसी को कहेंगे, आप इसको नहीं कह सकते। ये कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई हमारे उठ के जाते हैं इंडिया में जाके वो कर रहे होते हैं सारी चीजें। मतलब एक ऑफिस होता है लेबल का, वहां पे पूरा स्टाफ होता है, वहां पे काम हो रहा होता है। ये मेंटालिटी आप कैसे समझाएं यहाँ पे कि भाई ये काम है, ये कोई शौक नहीं हो रहा पूरा। अच्छा, तो इसी हवाले से जो बच्चे अगर यहाँ पे म्यूजिक को ऐसे करियर लेके चलना चाहें, तो क्या आप उनको मशवरा देंगे कि म्यूजिक को करियर बनाएं?
भाई देखो, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर वो नेचुरली है वैसे, तो उनके साथ वही होना है जो होना है। मैं कोई उनके अंदर फिर इतना पैशन होगा कि वो रुकेंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लें। लेकिन उनके साथ नाइंसाफी होगी, ये मुझे जरूर पता है। अच्छा, एक और भी हमारे साथ मसला है, जब हम मसलों की बात कर रहे हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइन को भी प्रैक्टिस करता हूँ और फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के, मैं उनका भी मेंबर हूँ। और बात कोई वहाँ पे कोई जॉब आती है, कोई लोगो बनवाना है, किसी को प्रोफाइल ब्रांडिंग करवानी है, तो मैं वहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो उस पे लोग मुझे थोड़ा सा अजीब से कमेंट्स भी देते हैं, प्राइवेट कमेंट्स भी देते हैं कि मतलब तुम तो बहुत बड़े आदमी हो और तुम मतलब यहाँ पे, भाई मुझे भी रोजी रोटी कमानी है और मुझे भी क्लाइंट्स को हुक करना है, मुझे भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, अपवर्क है, फाइवर है, और पिछले दिनों आपने भी फाइवर के ऊपर अपना कोई गिग खोला था, तो उस पर मैंने काफी सारे आर्टिकल्स लोगों के रीड किए, कमेंट्स रीड किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। यार मैं आपको बताऊं, ये लोगों को हम लोग टारगेट बना रहे हैं, लेकिन इस पे गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा वो है कि लोगों को एजुकेट नहीं किया उन्होंने। जब आपने बताया नहीं, आवाम होती है बच्चों की तरह, उसको आपको बताना पड़ता है, जो चीज टीवी पे चलती है उसको फॉलो करती है। हमारे यहाँ आप एक बता दें किसी आर्टिस्ट के ऊपर कभी कोई स्टैचू बनाओ या कभी कुछ हुआ हो हमारी सोसाइटी के अंदर, कि ये फलाना आदमी था, सात कैन पे ही बना दें, किसी पे तो बनाएं कि आपकी सोसाइटी में नजर तो आए कि भाई ये चीज एग्जिस्ट करती है। लोग क्या करेंगे, लोगों को पता कुछ नहीं है। अभी मैं कल ही कमेंट्स उल्टे सीधे लोग करते रहते हैं। अभी वो एल्बम का चक्कर था, तो उसपे किसी ने लिखा, फराज भाई अब तो ये दिन आ गए हैं आपके। अब भाई ये दिन आने की क्या बात है यार, बाहर कॉन्सर्ट्स लोग करते हैं, वो अगर मैं अपनी एल्बम ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और खुद से कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? बात ये है कि बाहर जो बैंड्स हैं वो तो अपनी एल्बम बेचते हैं कॉन्सर्ट के अंदर, एक स्टॉल लगता है, बाहर रखी होती है, खुद बेचते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि चलते फिरते भी लोग, मैं न्यू ऑर्लिन्स में था, वहां पे कोई सिंगर था या कुछ था, उसकी सीडी थी, वो बेच रहा था वहां पे। क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? मतलब कौन ये समझ रहे हैं कि आर्ट जो है वो सिर्फ बर्गर ही कर सकते हैं? अच्छा, मतलब पहली बात, उन्होंने हमें पैसा देना नहीं है, अगर हम कमाने निकल जाएं खुद से तो उन्होंने इतराज भी करना है। अरे भाई एल्बम खरीदो ना, अभी पता लग जाएगा ना। exactly. तुम अगर इतने ही सिंसियर हो तो तुम अभी पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े म्यूजिक लवर हो और कितने बड़े तुम फैन हो। यहाँ पे हर कोई बोल रहा था कि आपकी एल्बम जो है वो मिल नहीं रही हमें, और ये हो रहा है, वो तो बाहर के लोगों के लिए, और ये है बनाना। मैंने कहा अच्छा तुम एक काम करो यार, मैं अपना बैंक अकाउंट देता हूँ, मुझे तुम पैसे ट्रांसफर करो बैंक में, मैं तुम्हें उसका लिंक दे देता हूँ, डाउनलोड कर लो। अगर इतना ही तुम्हें वो हो रहा है तो मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया वो, इसलिए लोगों को फिर एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया इन्होंने। तो भाई या आर्टिस्ट जो है ना, वो तो बेचारा हर हिसाब से मर जाता है कि वो करे तो क्या करे, समझ में नहीं आती बात। मैं लोगों की असल में बात है ही नहीं है। ये सारा मामला जो है ना, आप जो एजुकेट करेंगे उनको, वो आगे वही उसी तरह वो आर्टिस्ट के बारे में रखेंगे अपना रवैया जिस तरह है। अच्छा, इसमें मैं यूं समझूंगा कि आर्ट का ताल्लुक होता है इंटेलेक्ट के साथ, और हमारे यहाँ जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो चाहते हैं कि इंटेलेक्ट दब जाए लोगों का। दब क्या जाए, दब चुका है। अब तो बचा ही कुछ नहीं है। इंटेलेक्ट तो दूर की बात है, हमें तो ये जो बेसिक जो चीजें हैं हमें यही नहीं समझ में आती। बसें भरी हुई हैं हमारी लोगों से खचाखच, अभी भी वो एसओपीज कर रहे होते हैं और बसों के अंदर रश लगा हुआ है, घुसे हुए हैं उसके अंदर, उसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारी मेरे ख्याल में बदकिस्मती है कि हम इसमें यहाँ पे पैदा हो गए, मैं तो ये कहूंगा। जहाँ पे इंसान, पूरी दुनिया इंसान चल रहे होते हैं ना यार, इंसान वाली हरकतें करते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी हमारे लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, और जो लिटरेट हैं भी वो हरकतें कर रहे होते हैं। गाड़ी से कोई चीज बाहर फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, रॉन्ग वे आ रहे हैं, ये सारी चीजें करते ही हैं। लेकिन उसका इंटेलेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक बुक पढ़ ली उसने तो उससे कुछ नहीं होने वाला, 5 साल मेडिकल पढ़ लिया तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो आप अभी अपने म्यूजिक के अलावा भी कुछ कर रहे हैं, कमर्शियल म्यूजिक? मैं वही म्यूजिक कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। मैंने क्योंकि 2004 में 2 एल्बम्स की थी, उसके बाद से मैंने सिर्फ म्यूजिक बनाया है, और मेरे पास कोई 60-70 सॉन्ग्स हैं, और उसमें से बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन इसके बाद वाली जो एल्बम है वो मैं प्रोग्रेसिव एल्बम कर रहा हूँ, जो इंग्लिश एल्बम है, और उसकी कोशिश मैं यही करूंगा कि वो बाहर किसी लेवल से रिलीज हो जाए।
अभी जो आपने रिलीज किया है वो किसी लेबल के अंडर नहीं है? हाँ, लेबल के अंडर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लेबल कोई है ही नहीं, और जो तरह के साइट्स वगैरह हैं, पिटारी हो गई, ये सारी साइट्स हो गई, ये भी कोई फेयरली खेलते नहीं है। ज्यादातर लोग तो कंप्लेन ही कर रहे होते हैं। अब एक आर्टिस्ट अपने तौर पे भी एल्बम को रिलीज कर सकता है। आप अपना चैनल खुद आपका होता है यूट्यूब पे, आप खुद अपना कंटेंट बना सकते हैं, और लेबल भी अगर आपको खुद से बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, और खुद म्यूजिक अपना जो है डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है ऑनलाइन स्टोर्स पे। आप किसी कंपनी से साइन हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एल्बम। लेकिन क्योंकि अब वो उर्दू में एल्बम होती है तो फिर हम लोगों को इतना पता नहीं लगता। अच्छा, आपका जब भी नाम लिया जाता है तो लोगों के ज़हन में पहली बात गिटारिस्ट की आती है, हालांकि मेरे ख्याल से योर वोकल्स आर बेटर देन योर गिटार। लोग जो है ना वो मानना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ये गिटारिस्ट ही है। लेकिन मैं पर्सनली अपने आप को खुद गिटार प्लेयर नहीं कहता, क्योंकि मैं जब कोई गाना बना रहा होता हूँ या कोई इंस्ट्रूमेंटल बना रहा होता हूँ तो उसमें हर चीज इतनी ज्यादा सही तरह बजी हुई होती है कि वो लग रहा होता है कि किसी म्यूजिशियन कीबोर्ड प्लेयर ने कीबोर्ड्स बजाए हुए, ड्रमर ने ड्रम्स बजाए हुए, ये सारी चीजों का बड़ा मैं ख्याल रखता हूँ। तो ये बेसिकली कंपोजर और अरेंजर का काम है ये करना। मैं सिर्फ गिटार प्लेयर नहीं है, उसके बाद फिर मुझे मिक्सिंग करनी होती है, मास्टरिंग करनी होती है, गिटार भी बजाना होता है, फिर गाना भी मुझे होता है। आई डू रिकॉल कि जब हम लोग थोड़ा सा म्यूजिक का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमने एक गाना बनाया और हमने कहा यार ये कहाँ जाके रिकॉर्ड कराएं हमें ये था कि जो हमें ड्रम्स चाहिए वो सीक्वेंसिंग पाकिस्तान में सिवाय एक बंदे के कोई नहीं कर सकता। और फिर हमारी टीम आपके पास पहुंच गई थी। हाँ, बस यार ये इसी तरह ही है मामला। ये लोगों को बेचारों को कुछ पता नहीं है। अगर वैसे देखा जाए ना, जो ये मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं जैसे माइक ओल्डफील्ड है, बहुत सारे लोग हैं और भी काम कर रहे हैं, ये दुनिया में है बहुत कम, और इनकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा की जाती है क्योंकि ये सारा एक ही बंदा, वन मैन आर्मी वाला चक्कर है कि एक ही बंदा सारा काम कर रहा है। तो वो अभी अवेयरनेस इनको बहुत बाद में आएगी। तो वोकल्स आपने कहीं से सीखे कभी? वोकल्स के लिए मुझे एक टीचर आते थे सिखाने के लिए, ईस्टर्न क्लासिकल मेरे पेरेंट्स ने मुझे लगा के दिया था, लेकिन मुझे शौक नहीं था उसका। तो बचपन में आते थे वो इंडियन गाने करा के चले जाते थे, इंडियन गाने कराए उन्होंने और वो चले गए। तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैं कहता, और दूसरी तरफ मैं फिर वो वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहा होता था, एयर सप्लाई सुनता था, तो मैं कहता था ये अलग है, मतलब मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे नहीं करना है। उन्होंने थोड़ा बहुत बस वो नोट्स वगैरह करेक्ट करा दी, ये चीजें कर ली। लेकिन ये कि जब बाद में मैंने म्यूजिक करना शुरू किया तो उस वक्त ज्यादा क्योंकि पता लगा जो कॉम्पोजिशन में बनाता था फिर वो गानी पड़ती थी वो डिफरेंट होती थी। अभी अगर इस एल्बम के अंदर भी देखें तो लोग बड़ा वोकल्स कर रहे होते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें इतनी जो रेंज है जो 15 गानों के अंदर और जिस तरह वो गाए हैं, तो मुझे नहीं नजर आता कि और कोई सिंगर है जो ये सारी चीजें गा सके, जो गाना भी गा सके और पिया जैसा गाना भी गा सके। मैंने सवाल इसीलिए किया कि पिया में जो आपने वोकल्स दिए हैं ना, वो लग रहा है कि किसी ने राग सीखने के बाद गाया है। मेरा असल में होता है गाना जैसा होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको वैसा गाऊं। हमेशा टोन और चीजें जो है ना गाने के हिसाब से चेंज करूं ताकि वो सही उस मिक्स के अंदर बैठे और गाना भी बेहतर लगे और बिल्कुल जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो नजर आ रही हो। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बैंड हैं जो कि जिनका म्यूजिक रॉक होता है, लेकिन टॉप पे जो होता है ना वो ईस्टर्न क्लासिकल मेलोडी होती है, जो कभी भी रॉक नहीं लग रहा होता। मेरे हिसाब से वो रॉक नहीं होता। तो वो यहाँ पे लेकिन लोगों ने समझ लिया कि यही रॉक म्यूजिक है। वो इंडियन फिल्मों में रॉक म्यूजिक दिखाते हैं, कभी भी नहीं पता उनको कि रॉक म्यूजिक होता क्या है, उसमें क्या सड़ी हुई मेलोडी उन्होंने बनाई हुई होती है और लोग वो सुन रहे होते हैं वाह 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 वाह। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो जानबूझ के इंडियन फ्लेवर डाला हुआ होता है। वो इंडियन फ्लेवर चाहिए ही नहीं भाई, एक म्यूजिक की फॉर्म है उसको वैसे ही होना चाहिए। वो एक सीन ये भी है ना कि डिस्टॉर्टेड गिटार इंट्रोड्यूस कर दो तो वो रॉक हो गया। हाँ, वो वाइल्ड साइंस को रॉक बैंड कहते थे यहाँ पे। जी एक गिटार सोलो आ गया तो ये रॉक म्यूजिक हो गया। उस जमाने में 80s में तो पॉप गानों में भी गिटार सोलो होता था, लेकिन वो पॉप गाने होते थे। जी बिल्कुल सही। जैसे वो फ्लैश डांस एक आई थी, फिल्म आई थी 80s में, उसमें शीज अ मैनियाक एक गाना था। तो शीज अ मैनियाक जो है वो पॉप गाना था, लेकिन उसमें एक सोलो बजा हुआ था रॉक। तो इस हिसाब से वो रॉक गाना हो गया।
अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन रही? गिटार के हिसाब से रही है इंस्पिरेशन, वो मेरे ख्याल में इमरान मामस्टीन था, एलन वोकल था, स्टीव मॉर्स था, पॉल गिलबर्ट है, ये वाले प्लेयर्स जो हैं वो रहे हैं। वोकल्स में यार मुझे हाई पिच साउंड जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अगर मैं, क्योंकि मेटल म्यूजिक और फिर टोन्स जो है अलग अलग होती है ना। मुझे जो पर्सनली टोन अच्छी लगती है वो स्टीव पेरी की बहुत अच्छी टोन लगती है, जो जर्मन सिंगर है, तो उस तरह की टोन जो है वो मुझे बहुत पसंद है। सर्वाइवर एक बैंड था, वो टोन बहुत जबरदस्त है। तो वो जो वेस्टर्न म्यूजिक की टोन्स है ना, वोकल टोन जो है वो अलग है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि भारी आवाज होनी चाहिए, अब और जितने बाहर के सिंगर हैं उनकी हाई पिच आवाज है, मतलब वो सोप्रानो जो रेंज होती है ना, सोप्रानो रेंज के अंदर वो गाते हैं सारे। मैंने लिखे हैं कुछ गाने, नए गाने थे वो लिखे थे, मुझसे प्यार मोहब्बत के गाने नहीं लिखे जाते अगर वो कोई सीरियस टॉपिक है या तो हाउ डज इट वर्क? यू क्रिएट अ मेलोडी, आप उसको बताते हैं बंदे को और फिर वो लिखते हैं इसके ऊपर? मेरे काफी ज्यादा काम करने के तरीके हैं। सबसे पहले जो पहला तरीका है वो ये है कि पहले मेलोडी बनाता हूँ गाने की और फिर शायर को बुलाता हूँ, उसको कहता हूँ कि लिरिक्स लिखो। दूसरा तरीका ये है कि बाज़ दफा जिंगल्स होते हैं या ड्रामों के गाना हो गया या किसी का, तो अगर वो पहले लिरिक्स आपको देते हैं फिर उस पर मेलोडी बनानी पड़ती है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। फिर कॉम्पोजिशन जो है, जिस तरह मैं बनाता हूँ, जिस तरह अरेंज करता हूँ, उसमें एक चीज़ ये है कि अगर वो गिटार ओरिएंटेड है तो ज़्यादा चीज़ें वो गिटार पे मैं गिटार ट्रैकिंग पहले करता हूँ, और दूसरा तरीका ये है कि बाज़ दफ़ा मैं गिटार को हाथ ही नहीं लगाता, मतलब कीबोर्ड पे सारा डिजाइन कर रहा होता, लेकिन कीबोर्ड में मुझे कॉर्ड्स नहीं पता, तो बेसिकली मैं सुन के जो हार्मनीज है ना उसकी वो फॉलो कर रहा होता हूँ। जैसे मिज़राब की एल्बम है, वो मेरे ख्याल में तकरीबन जो पूरी एल्बम है और एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी वो कीबोर्ड पे कंपोज हुई भी एल्बम है। अच्छा, हाँ, यानी कि जितनी गिटार रिफ्स हैं और जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैंने सीक्वेंस की थी पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू आपका, आपने ये इंटरव्यू लिया और देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। जरूर मेरी सुनने वालों से, देखने वालों से रिक्वेस्ट होगी कि एल्बम को डाउनलोड करें और सुने और जरूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि फराज का जो भी काम होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही होता है, और अगर हम उसको कंपेयर करने जाएं इनके पुराने काम से या किसी और के काम से तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि एवरी सॉन्ग एवरी साउंड इज यूनिक और उसको उसके अंदाज में पढ़ा जाए, समझा जाए तो अच्छी बात है।